हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीजीआईसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कहा था, तो उसका ये पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 26 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में उठाए हुए हैं और जो अभी एग्जाम होने वाला है ना, प्री का एग्जाम होने वाला है, उसी को देखते हुए इसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसमें जितनी टाइमिंग मिलेगी आपको उसको देखते हुए क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्यूशन भी ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये टोटल इसके ऊपर करीबन 8 से 9 लेक्चर आएंगे जिसके अंदर हम 300 क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा और भी कोई एग्जाम जहाँ से आपका इसका सिलेबस मैच करता है तो उन एग्जाम्स के लिए भी आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रीचेज द स्पीड ऑफ लाइट, यदि कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड अचीव कर लेता है तो उसकी लेंथ में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकलेगा वो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू एस टी आर का मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेंथ में जो चेंज का फॉर्मूला है उसको हम कैसे लिखते हैं, L इक्वल्स टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जहाँ जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर होता है वो होता है गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर आप इसको गामा के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जहाँ एल नॉट जो है वो इनिशियल लेंथ होती है ना, एल नॉट जो है वो इनिशियल लेंथ होती है। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि यदि जो वी है वो सी के बराबर हो जाए, तो गिवन क्या है कि वी और सी इक्वल हो जाए। साफ साफ दिख रहा है अगर वी और सी इक्वल हो गए तो v और c इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0। और ये अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ जो लेंथ है उसमें जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो लेंथ में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 0। तो चेंज इन लेंथ जो है वो कितना होगा, 0 होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 1 कूलम चार्ज आर केप्ट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर मीडियम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम विल बी। तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K जो है उसकी वैल्यू कितनी, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 और Q1 Q2 वो 1 कूलाम अपॉन R स्क्वायर, R की वैल्यू 1 मीटर तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इन इट। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है ना। तो चार्ज डेंसिटी जो उसको हम लिखते हैं रो से, तो ये चार्ज डेंसिटी है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी वो है यूनिफॉर्म का मतलब है कि पोजीशन इंडिपेंडेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब है पोजीशन इंडिपेंडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर विल बी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो E है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, ओनली ड्यू टू द चार्ज इनसाइड दैट पॉइंट। क्योंकि जो चार्ज है वो अंदर के चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई चार्ज आप निकालोगे तो अंदर आप ऐसे तो सॉल्व करोगे इसको कि मान लो अंदर कोई डिस्टेंस आपने ले ली R, अंदर कोई डिस्टेंस ली R और अंदर की जो थिकनेस है वो आपने ले ली ये वाली थिकनेस dr, ये वाली थिकनेस ले ली dr। तो ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r dr। अब चार्ज डेंसिटी आप कैसे निकालते हो, चार्ज डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। तो चार्ज अंदर का चार्ज निकालने के लिए Q इनसाइड, रो को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अंदर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे। तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 और ये पाई r क्यूब। ये किससे लिखा जाएगा, और ये या फिर इससे लिखा जाएगा, और या फिर जो एरिया हमारे पास जो वॉल्यूम बनेगा dv वो कैसे लिखा जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr। तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो कैसे लिखा जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr, 4 पाई r स्क्वायर dr इसका वॉल्यूम लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम जो चार्ज निकालेंगे तो ये जो चार्ज आएगा इस चार्ज की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे।
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड द पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो हम गाउसियन सरफेस बनाएंगे तो गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसी का लेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंसुलेटर, इनमें से कौन सा ग्रुप इंसुलेटर है? तो अगर मैं बात करूं पेपर की, तो पेपर जो है वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर होगा इंसुलेटर। अगर मैं ग्लास की बात करूं, ग्लास की, तो ग्लास भी क्या होगा, इंसुलेटर होगा। ग्लास भी क्या होगा, इंसुलेटर होगा। अगर मैं बात करूं कॉटन की, तो कॉटन भी क्या है, वो इंसुलेटर होगा। कॉटन भी क्या है, इंसुलेटर होगा। तो हमें पूछा है विच ग्रुप अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज इंसुलेटर, तो कौन हो जाएगा, पेपर, ग्लास और कॉटन, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज द मेजर ऑफ, बैंड गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, वो किसका मेजर होता है, तो वो मेजर होता है कंडक्टिविटी का। किसका मेजर होता है, कंडक्टिविटी का। यदि बैंड गैप स्मॉल है तो स्मॉल बैंड गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली मूव करेंगे तो हायर कंडक्टिविटी होगी, और बैंड गैप ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा, है ना। तो ये हम इस तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर ये जो गैप होता है, यहाँ पर ऊपर होता है कौन सा हमारे पास, कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर होता है हमारे पास कौन सा, वैलेंस बैंड। तो ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। ये जो बीच का गैप होता है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हम किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो यदि ये ई जो है वो कम हो गया तो हमारे पास जो है वो मटेरियल क्या होगा, कंडक्टर बन जाएगा। मटेरियल क्या बन जाएगा, कंडक्टर। ये बैंड गैप यदि कम हो गया तो मटेरियल क्या बन जाएगा, कंडक्टर। यदि बैंड गैप ज़्यादा हो गया तो मटेरियल जो है वो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। तो कंडक्टर है, इसका मतलब जो कंडक्टिविटी को लिखते हैं सिग्मा से, वो इंक्रीज कर रही है, और अगर इंसुलेटर है तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है। तो ये किसको मेजर कर रहा है, कंडक्टिविटी को मेजर कर रहा है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ कंडक्टर इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स की हम वैल्यू कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं Q, और ये होता है E प्लस V क्रॉस B। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इसको रखा जाता है तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी को हम लिखते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम क्या लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूजेज विच करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी लाइट के किस करेक्टरिस्टिक को यूज करती है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो यूज करती है डायफ्रैक्शन को, क्योंकि जो एक्सरेज है, एक्सरेज आर डायफ्रैक्टेड, एक्सरेज आर डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल, एक्सरेज आर डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल प्लेन्स, crystal structure for to study the crystal structure, to study the crystal structure, study the crystal structure using diffraction pattern, using diffraction pattern। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायफ्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब ब्रैग्स लॉ ऑफ डायफ्रैक्शन, इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है ब्रैग्स लॉ ऑफ डायफ्रैक्शन को डिस्क्राइब करती है। तो हमारे पास ब्रैग्स लॉ की जो इक्वेशन होती है 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो जहाँ d जो होता है वो होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग और थीटा होता है ग्लैंसिंग एंगल। n की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो d जो होता है d, उसको हम लिखते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, d को हम लिखते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। थीटा जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, थीटा जो है उसको लिखा जाता है ग्लैंसिंग एंगल। n जो है वो होता है ऑर्डर और
इस ऑर्डर की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड, विच जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस व्हेन ट्रांजिस्टर यूज्ड इज एज एम्पलीफायर। जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करता है तो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो उसमें जो एमिटर बेस्ड जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है। तो इन एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर is used as an amplifier। अगर मैं बात करूं ईबी जंक्शन की, तो ईबी जंक्शन के लिए ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस। अगर मैं बात करूं कलेक्टर बेस जंक्शन की, तो कलेक्टर बेस जंक्शन में ये क्या होगा, ये होगा रिवर्स बायस। तो कलेक्टर बेस जंक्शन में ये क्या होगा, रिवर्स बायस। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ईबी जंक्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरसी और ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग और आरसी कपलिंग का क्या पर्पस होता है। तो ये क्या करते हैं, आरसी कपलिंग जो होती है ये सेपरेट करती है बायस को एक स्टेज के दूसरे स्टेज में जाने से। तो ये क्या करती है, सेपरेट करती है। तो टू सेपरेट बायस ऑफ वन स्टेज फ्रॉम अनदर। कपलिंग ट्रांसफॉर्मर में जो एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल को तो ये पास कराती है और जो डीसी जो सिग्नल है उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है ना। तो टू सेपरेट बायस ऑफ वन स्टेज फ्रॉम अनदर, कपलिंग ट्रांसफर AC signal while blocking DC bias interaction between stages। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेविस लैटिस नॉट ऑल एक्सियल एंगल्स आर राइट एंगल। इनमें से कौन से ब्रेविस लैटिस में सारे जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल्स नहीं होंगे। तो अगर मैं रोम्बोहेड्रल की बात करूं, तो अगर हम बात करें रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल जो लैटिस होगा उसके अंदर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C होगा, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल होंगी, पर अल्फा इज बीटा इज गामा इज नॉट इक्वल्स टू क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, गिव द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट की हमें यूनिट पूछी है और ये इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसकी जो यूनिट है, तो यूनिट कितनी होगी, इसकी यूनिट निकालेंगे तो टी मतलब टेस्ला, और मीटर एम्पियर पावर -1। इसको आप ऐसे निकाल लो, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये निकाल लो सर्किल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ से ये हो गया टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, इसकी आपको निकालनी है। ये हो गया एम्पियर, और यहाँ ये जो डिस्टेंस लिखी हुई है ये हो गई मीटर में। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकाल लो, तो ये T, ये हो गया M, और यहाँ आ जाएगा एम्पियर की पावर -1। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच लॉ कैन एम्पियर सर्किटल बी ड्राइव फ्रॉम। इनमें से एम्पियर सर्किटल लॉ किससे ड्राइव किया जाता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ड्राइव किया जाता है बायो-सावर्ट लॉ से, है ना। तो ये किससे ड्राइव किया जाता है, बायो-सावर्ट लॉ। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल वोल्टेज अप्लाइड इन RLC सीरीज सर्किट। जब करंट दी हुई है हमें 3 मिली एम्पियर, वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस दिया है 30 वोल्ट और कैपेसिटर के अक्रॉस दिया है 18 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 1000 ओम। तो जो VR है उसकी वैल्यू निकाल लो आप पहले, IR। तो I जो है वो 3 मिली एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 0.003, और जो R है R रेजिस्टेंस वो दिया हुआ है 1000। तो रेजिस्टेंस है 1000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट। फिर उसके बाद आपको निकालना है VX किसके बराबर होगा, VL माइनस VC, या फिर VC माइनस VL होता है, जो ज़्यादा होता है उसको पहले लिखो।
तो ये हो जाएगा 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 हो जाएगा ये 12 वोल्ट। तो हमारे पास जो नेट वोल्ट बचेगी, पहले तो आप ऐसे निकालोगे वी आर का वेक्टर और यहाँ वी एक्स का वेक्टर, तो वी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो वी आर स्क्वायर और ये वी एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगी। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ से कितना हो गया 12 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 153। कितना आ जाएगा 153, और 153 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.37। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइदर एन टाइप और पी टाइप इंक्रीज, जब एन टाइप या पी टाइप का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द फर्मी एनर्जी लेवल। तो फर्मी एनर्जी लेवल का मूवमेंट जो है वो क्या होगा, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर बिहेव्स मोर इंट्रिंसिकली यानी कि अंदर से, इंट्रिंसिकली, तो इंट्रिंसिकली वो ज़्यादा बिहेव करेगा। तो फर्मी लेवल जो है वो शिफ्ट करेगा किधर की तरफ, टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द बैंड गैप। तो फर्मी लेवल जो है, तो फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स मिडिल ऑफ बैंड गैप, टुवर्ड्स मिडिल ऑफ बैंड गैप। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, जीनर डायोड इज असाइंड टू स्पेसिफिकली वर्क इन विच रीजन विदाउट गेटिंग डैमेज। जीनर डायोड स्पेसिफिकली किसके लिए डिजाइन किया जाता है, बिना डैमेज हुए, तो ब्रेक डाउन रीजन के लिए, है ना। तो जीनर डायोड सेफली ऑपरेट करता है रिवर्स ब्रेक डाउन में भी, और फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। तो जीनर डायोड operates safely in reverse breakdown, region for voltage regulation, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, इन एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर विच इज नॉट ट्रू। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कौन सा सही नहीं है, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, इनपुट रेजिस्टेंस, वो इनफाइनाइट होता है, और स्लू रेट जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, उसकी CMRR जो है वो भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो आइडियल फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम, उसका जो गेन होता है इनफाइनाइट गेन, उसका जो गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट गेन। दूसरा इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, तीसरा इनफाइनाइट स्लू रेट, और चौथा इनफाइनाइट CMRR, और यहां पर लिखा हुआ है CMRR इज 0। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो गलत चुनना है, तो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपनसेशन कैपेसिटर इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कंपनसेशन कैपेसिटर का यूज क्या होता है, तो ये क्या काम करता है, ये स्लू रेट को डिक्रीज करता है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्लू रेट को डिक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज y इक्वल्स टू CD प्लस EF प्लस G। तो इस इक्वेशन को रियलाइज करने के लिए कितने एंड गेट चाहिए, तो अगर CD की वैल्यू 1 आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, एंड गेट 1। फिर EF की अगर वैल्यू 1 बनेगी तो ये भी कितना हो गया, एक एंड गेट हो गया, एंड हो गया ये। और G जो है, G ये अकेला है, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा नो गेट, है ना। तो इसके लिए नो एंड गेट, ये पेयर में तो 1 और 2, तो यहाँ 1 और 2, तो कितने चाहिएंगे, 2 एंड गेट चाहिएंगे। नेक्स्ट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट इज वन विच कैन बी यूज टू जनरेट एनी लॉजिक फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल कौन सा हो जाता है, नैंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
A wire of length 2 meter and another wire of length 5 meter are made of same material and have the same area of cross section which wire has higher resistance. तो R बराबर होता है रो L अपॉन A. तो गिवन है कि मटेरियल सेम है, गिवन है मटेरियल इज सेम, मटेरियल इज सेम. तो मटेरियल सेम है तो रो जो है दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो यहाँ से जो R है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, L के. तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी. तो L किसका ज़्यादा है, 5 मीटर का. तो L 5 मीटर ज़्यादा है किससे, L 2 मीटर से. तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो 5 मीटर वाले का ज़्यादा हो जाएगा किससे, 2 मीटर वाले से. तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट, वॉट विल हैपन व्हेन अ PN डायोड इज रिवर्स बायस. जब PN डायोड को रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होगा, उससे जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स जीनर डायोड. इनमें से जीनर डायोड का फंक्शन क्या है या किस लिए काम आता है, तो वो काम आता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए. तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट है, व्हाट आर ऑसिलेटर. ऑसिलेटर किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑसिलेटर कन्वर्ट करते हैं DC को AC में. ऑसिलेटर DC को AC में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट है, फॉर प्रैक्टिकल ऑसिलेटर्स विच लॉ हैज़ टू बी ओबेड. तो बर्क हुसैन लॉ, बर्क हुसैन लॉ क्या होता है, इसके अकॉर्डिंगली A बीटा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और शिफ्ट जो होती है, शिफ्ट मस्ट बी 0 डिग्री और 360 डिग्री, और जो शिफ्ट है वो 360 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, है ना. तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.